गुड मॉर्निंग। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, यानी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अव्यय था और उसका ऑप्शन दिया गया था। उस ऑप्शन में से एक सही है और एक गलत है। जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना था या उसे खाली स्थान में भरना था। तो मैं इसका आंसर पहले आप लोगों को दे रहा हूं, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश श्रमः न कर्तव्यः। तो डैश श्रम नहीं करना चाहिए। कैसा परिश्रम नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन में दिया है वृथा और कदापि, बेकार और कभी। तो इसमें सही आंसर होगा वृथा, यानी वृथा जो है उसके नीचे हम अंडरलाइन कर दिए हैं, ये सही आंसर है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2, भक्त डैश ईश्वरम स्मरति। जो भक्त होते हैं वे डैश ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो वे हमेशा या कभी कभी, तो भक्त लोग जो होते हैं वे हमेशा सदा। तो ये आंसर जो है सही इसमें सदा होगी। 3 नंबर है डैश अस्माकम देश स्वतंत्रतः नासीत। डैश हम लोगों का देश स्वतंत्र नहीं था। तो इस समय या पहले। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा पूरा पहले। 4 नंबर क्वेश्चन है अहम डैश न पठामी। मैं डैश नहीं पढ़ता हूं। अब नीचे या जोर से, तो मैं जोर से नहीं पढ़ता हूं। उच्च ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका ग्रामात डैश वनम अस्ति। गांव के डैश जंगल है। गांव के बेकार जंगल है या गांव के बाहर जंगल है? तो गांव के बाहर होगा यहाँ पर। ऐसे भी आप लोगों को हम उपपद विभक्ति में पढ़ाएंगे बहिर्योगे पंचमी, यानी पंचमी विभक्ति में बहि अव्यय का प्रयोग होता है। तो गांव से बाहर जंगल है या गांव के बाहर जंगल है। 6 नंबर है छात्र डैश गच्छति। छात्र यहाँ जाता है या वहां जाता है? तो इसमें दूर के लिए आएगा, छात्र वहां जाता है। तत्र सही ऑप्शन है। 7 नंबर है क्वेश्चन कदापि डैश न वक्तव्यम। कभी डैश नहीं बोलना चाहिए। तो कभी मृषा यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए और बहिः मतलब बाहर नहीं बोलना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पर होगा मृषा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 8 नंबर है अश्वः डैश धावति। घोड़ा डैश दौड़ता है। सत्वरम मतलब तेज, मंदम मतलब धीरे। तो घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है, इसलिए यहाँ पर सत्वरम होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है छात्राः डैश भ्रमन्ति। अब छात्र डैश घूमते हैं, यत्र तत्र या इतस्ततः। तो छात्र जो है यहाँ वहाँ और इधर उधर। तो बच्चे या छात्र इधर उधर घूमते हैं, इतस्ततः सही आंसर होगा। डैश दशरथः नाम नृपः आसीत्। डैश दशरथ नाम के राजा थे। तो आज थे या पहले थे प्राचीन काल में? तो यहाँ पर पूरा होगा, पूरा ऑप्शन सही है, प्राचीन काल में। डैश एकः मुनि भिक्षायै अगच्छत्। डैश एक मुनि भिक्षा के लिए आए, आगच्छत् आए। तो यहाँ पर है अधुना इस समय, और एकदा मतलब एक बार। इस समय या आजकल भी होता है। तो एक मुनि भिक्षा के लिए आए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एकदा, एक बार एक मुनि भिक्षा के लिए आए। डैश सूर्यः अस्तम गच्छति। डैश सूर्य अस्त को जाता है, यानी डूबने को जाता है। कब जाता है? सायं या प्रातः। तो सही आंसर है यहाँ पर सायं। तो सायं ऑप्शन यहाँ सही होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इन 12 प्रश्नों का आंसर देखा। अब मैं आप लोगों को शुद्ध अर्थ चुनने के लिए दे रहा हूं 15 क्वेश्चन, और हम लोग साथ साथ इसको बनाएंगे।
इसे आप लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ दिया है शुद्धम अर्थम चिन्हित निम्न अव्ययों का सही अर्थ चुनिए। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दीवा और 4 ऑप्शन इसका दिया हुआ है। दीवा का अर्थ क्या होता है? क में है दीन, ख में दिया, ग में दीपक, घ में देश। तो इसका सही आंसर होगा क, दीन। दूसरा क्वेश्चन है नक्तम। नक्तम मीन्स सही आंसर क्या होता है? तो आप लोगों को मैंने लिखाया था रात। तो जिस ऑप्शन में रात लिखा हुआ है यानी ख ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है इतस्ततः। तो इतस्ततः का अर्थ मैंने इधर उधर लिखाया था। आप देखेंगे यहाँ पर जिस ऑप्शन में इधर उधर लिखा हुआ है वो घ ऑप्शन है, ये सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है वीणा। वीणा का आंसर बीन है, वंशी है, ग में बीना है, घ में विज्ञान है। तो ये ग आंसर सही है। वीणा मीन्स हिंदी में बीना, व का ब हो जाता है। 5 नंबर है कदापि। तो कदापि का आंसर कभी या कभी भी, ऐसे तो इसको तोड़ेंगे तो कदा जोर अपी कब भी, तो कब भी से बना कभी भी या फिर कभी। तो कभी नहीं है, यहाँ कभी भी है, तो क आंसर सही है। 6 नंबर में है अधुना। अधुना का मतलब होता है इस समय या आजकल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अधुना में अधिक है, आधुनिक है, आजकल है, अभी है। तो आजकल यहाँ पर हम लोग चुनेंगे, अधुना का आजकल। 7 नंबर में है स्वः। स्वः मीन्स आने वाला कल होता है। तो स्वः मीन्स आने वाला कल यानी ख ऑप्शन सही है। हयः मीन्स बीता हुआ कल होता है। तो यहाँ पर बीता कल क ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए ये सही है। 9 नंबर है अलम। अलम का मतलब बेकार होता है या पर्याप्त होता है। तो तृतीया चतुर्थी कोई विभक्ति इसके बाद नहीं दिया है, तो ऑप्शन से हम चुनेंगे अलंकार, अलमारी, अब और पर्याप्त। तो यहाँ पर पर्याप्त दिया, पर्याप्त आंसर सही है। 10 नंबर है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सब जगह। तो यहाँ पर सब तरफ दिया, सब जगह दिया, तो ख आंसर यहाँ सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है मंदम मतलब धीरे। तो धीरे है क ऑप्शन में लिखा हुआ, तो क आपका आंसर सही है। 12 नंबर है एकदा। एकदा मतलब होता है एक बार। कब, जब, तब और घ में लिखा हुआ है एक बार, तो घ ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है पूरा। तो पूरा का मतलब होता है पहले या प्राचीन काल में। तो यहाँ पुराना है, सीधे प्राचीन है, प्राचीन काल में नहीं लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। तो हम लोग ग ऑप्शन चुनेंगे, ये सही आंसर हुआ 13 का। 13 का ग। अब हम लोग 14 और 15 नंबर देखेंगे। तो 14 नंबर में दिया गया है अथ। अथ का मतलब क्या होता है? तो इसके बाद, यानी कि ये किसी भी कहानी के या वाक्य के आरंभ में आरंभ सूचक होता है। तो इसके बाद लिखा हुआ है, क ऑप्शन सही है। आधुनिक तब और जहां इसका हिंदी अर्थ नहीं होगा। 15 नंबर है सायम। तो सायम का मतलब होता है शाम। तो आप लोग यहाँ 15 में जो सायम लिखा है इसका आंसर देख रहे हैं, ख में लिखा हुआ है यानी शाम। ये आंसर सही है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक अव्यय पर आधारित प्रश्नों को बनाया। अव्यय पर किस प्रकार से अनुवाद बनता है यह मैं आगे भी आपको देते रहूंगा। आप लोग अनुवाद में उसका प्रयोग करेंगे। आज एक नया टॉपिक अब हम शुरू करने जा रहे हैं, कारकानी। कारकानी मीन्स कारक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी परिभाषा दी गई है। वाक्य में जिन पदों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है। तो इसका सूत्र भी होता है क्रियान्वयित्वम कारकम। जैसे देवः दुग्धम पीबती, अर्थ होगा देव दूध पीता है।
इस वाक्य में पीने की क्रिया करने वाला देव कर्ता कहलाएगा तथा पीने की क्रिया दूध पर समाप्त हो रही है, अतः दूध यानी दुग्धम कर्म कहलाएगा। अब क्वेश्चन उठता है क्रिया से संबंध इसका कैसे है सीधा, तो आप देख रहे हैं कौन दूध पीता है, तो आंसर आ जा रहा है देव। देव का संबंध क्रिया से है। देव क्या पीता है, तो क्या का संबंध भी क्रिया से है, यानी दूध पीता है। तो क्रिया से संबंध जिसका होता है वे संस्कृत में कारक कहे जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कहता है किंतु मोहनस्य भ्राता सोहनः ग्रामम गच्छति। इस वाक्य को ध्यान देंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। मोहन का भाई सोहन गांव जाता है। अब यहाँ इस वाक्य में जाने की क्रिया सोहन करता है, न कि मोहन, अतः मोहन कर्ता नहीं कहलाएगा, बल्कि या अपितु सोहन ही कर्ता कहलाएगा। आप देख रहे हैं मोहन का भाई सोहन गांव जाता है, तो कौन जाता है अगर पूछा जाए तो यहाँ मोहन का भाई सोहन है, यानी सोहन जाता है, तो क्रिया से सोहन का संबंध है, यानी सोहन जो जाने का काम करता है वो सोहन है। यहाँ पर मोहन का कर्ता से कोई भी संबंध नहीं है। मोहन का भाई सोहन है तो सोहन से मोहन का संबंध है, इसलिए मोहन का क्रिया से कोई संबंध नहीं हुआ। जाने की क्रिया गांव ग्रामम पर संपन्न हो रही है, अतः ग्रामम पद कर्म कारक होगा। इसी कारण षष्ठी विभक्ति को संबंध सूचक होने के कारण कारक नहीं माना जाता, अतः संस्कृत में केवल 6 कारक ही माने जाते हैं। यानी संबंध और संबोधन को, संबोधन में चूंकि प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसलिए इन 2 को कारक नहीं माना गया है। तो इसका हम देख रहे हैं, श्लोक लिखा हुआ है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकानि षट्। यहाँ च छोड़ा 1-2 जगह। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च, यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान। आप देख रहे हैं, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान। अपादान अधिकरणम, अपादान अधिकरणम, अपादानम कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ श्लोक में अपादान मधिकरणम, ये म होता है अपादानम। तो यहाँ पर म हलंत करेंगे तो अपादानम मीन्स अपादान अधिकरणम, अधिकरणम मीन्स अधिकरण। यह ही कारक कहलाते हैं, यानी ये 6 ही कारक कहे जाते हैं। संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण उसे भी कारक नहीं माना जाता। यानी पहले आपको बताया गया है कि संबंध जो है उसका संबंध क्रिया से नहीं होता है, संबंध कारक का संबंध किसी और से होता है। अब राम का भाई पढ़ता है तो राम का भाई पढ़ता है में राम का क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध सीधे भाई से है, इसलिए संबंध कारक को भी नहीं माना गया। लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए अभी आप लोगों को सभी विभक्तियों को, यानी 1 से लेकर 8 तक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, हिंदी में जो 8 विभक्तियों के प्रयोग होते हैं, 8 कारकों के प्रयोग होते हैं, तो अनुवाद में उनका प्रयोग होता है। तो इस कारण से हम अनुवाद के दृष्टिकोण से अभी 8 विभक्ति एवं उनके भेदों को लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कारक के सामान्य नियम पर आधारित अनुवाद। ये हमारा तीसरा था, लकारों के आधार पर, अव्यय के आधार पर, और तीसरा टॉपिक था कारक के आधार पर अनुवाद बनाते समय क्या ध्यान में रखना है। तो हम लोग अनुवाद ये तो बहुत दूर में अगर एक एक करके लिखा जाए, कर्ता कारक की परिभाषा, कर्म कारक की परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। लेकिन यहाँ हम बड़ी शॉर्ट में इतना दूर में ही आपको समझा देते हैं कि इस पर अनुवाद कैसे बनाया जाता है, कारक का प्रयोग किस प्रकार से अनुवाद में होता है। बड़ी ही सरल तरीके से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो
आपके पास कॉपी पर अगर इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, तो उस समय दोनों पेज, यानी आपसे अगर एक पेज पर नहीं आए तो आप पूरे पेज पर, पूरा पेज खोल के इसको आप लोग लिखेंगे, या फिर इसको इस स्थिति में भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, या जिनके पास बड़ी कॉपी होगी इससे, वो बड़ी कॉपी लेंगे और लेकर के उस पर भी इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, आप दिया है कारक। तो अनुवाद की सुविधा के लिए 8 विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो मैंने भी 8 विभक्तियों का प्रयोग किया है, यानी कारक के 8 नाम। कर्ता कारक, दूसरा में कर्म कारक, 3 नंबर है करण कारक, 4 नंबर संप्रदान कारक, 5 नंबर अपादान कारक, 6 नंबर संबंध कारक, 7 नंबर अधिकरण कारक और 8 नंबर संबोधन कारक। तो इस प्रकार से कारक के 8 भेदों को मैंने यहाँ लिया। अब प्रत्येक भेदों का कुछ चिन्ह होता है। जैसे कारक को पहचानने के लिए जो चिन्ह होते हैं वो लिखा नहीं रहता है। राम ने पढ़ा, अब राम ने पढ़ा में राम कर्ता पढ़ा ऐसा नहीं लिखा रहेगा। ने चिन्ह से आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा कारक है। राम को देखा, तो को से पहचानना है कि इसमें कौन सा कारक है। राम के द्वारा किया गया, तो राम के द्वारा कोई कार्य किया गया, तो वहाँ के द्वारा से पहचान लेना है कि इसमें करण कारक है। तो कारक की पहचान वाक्य में सबसे पहले जरूरी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कर्ता का चिन्ह ने, या कभी कभी कर्ता कारक के, या अधिकांश जगहों पर कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वो 0 शून्य होता है, यानी ने का प्रयोग न होकर के छुपा रूप में रहता है। जैसे राम पढ़ता है, लट लकार में ने का प्रयोग नहीं हुआ, यानी ने जो है 0 बन गया, आउट हो गया ये, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 लिखा। ऐसे आप लोग याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को, पर यहाँ पर अनुवाद में समझाने के लिए 0 दिया गया है। मैं आगे बताऊंगा कि कर्ता के बाद किसी शब्द के बाद या पद के बाद कोई चिन्ह नहीं हो, आउट हो, 0 हो वहां पर, यानी हो ही नहीं कोई चिन्ह, तो समझेंगे कि ये या तो कर्ता है या तो कर्म है। तो अब कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, या कोई चिन्ह नहीं दर्शाया जाएगा। कर्ता काम करने वाला होगा, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, या ये को भी नहीं दर्शाया जाता है। जैसे राम आम खाता है, अब वहाँ आम के बाद को का प्रयोग भी नहीं है, न राम के बाद ने का प्रयोग है, न आम के बाद को का प्रयोग है। राम आम खाता है। अब वहाँ पर जब नियम होता है कि कर्म कारक के को चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, वहां से आप लोग अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्रामर से देख लेंगे कि कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में, आसन्न भूतकाल को छोड़कर से सभी जगहों पर होता है, और कोई काल में कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग यानी लकार में नहीं होता है। फिर कर्म कारक का बहुवचन में, द्विवचन में प्रयोग होगा। जैसे लड़का आमो खाता है तो आमो को खाता है, लड़का 2 आमो है तो फिर को खाता है। लेकिन लड़का आम खाता है तो वहां पर सिंगुलर नंबर में एक वचन में को का प्रयोग नहीं हुआ। लड़का विद्यालय जाता है, अब कहाँ जाता है तो विद्यालय को, विद्यालय में, लेकिन वहां पर प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा है करण। करण कारक का चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। तो करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है। अब यहाँ पर जुड़ने में प्रयोग होगा के द्वारा। जैसे वह कलम से लिखता है तो जुड़ रहा है, हाथ से खाता है जुड़ रहा है, आंख से देखता है जुड़ रहा है। तो जुड़ने में यानी के द्वारा जब आ जाएगा, कलम से लिखता है तो कलम के द्वारा लिखता है, बस से जाता है तो बस के द्वारा जाता है। तो वहां पर हम देखेंगे करण कारक के से के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होता है। चौथा है संप्रदान। इसका भी चिन्ह होता है को अथवा के लिए। तो जब किसी को कुछ दिया जाए, दानार्थे, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब किसी को कुछ दिया जाएगा तब, बाद बाकी जगह पर अगर को रहे तो वहां पर कर्म कारक के को का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम को देखता है, तो राम श्याम को देखता है तो वहां कर्म को हो गया। लेकिन राम श्याम को फल देता है तो वहां पर दे रहा है, जिसको दिया जाएगा अगर को रहे तो होगा संप्रदान कारक। 5वां है अपादान कारक। अपादान का चिन्ह भी से होता है, लेकिन अलगाव लिखा हुआ है।
अगर कोई वस्तु कहीं से अलग हो तो जहां से अलग हो रहा हो, स्थिर वस्तु हो, जो स्थिर वस्तु, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ स्थिर है और पत्ता गतिमान है, गिरता है, तो वहां पर पेड़ अपादान कारक हो गया, पेड़ से। अब बस से जाता है तो बस के द्वारा, घर से जाता है तो घर तो स्थिर है, तो इसलिए घर से अपादान कारक होगा। संबंध का चिन्ह होता है काके की, रारेरी, जैसे तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे, उसका उसके उसकी, मेरा मेरे मेरी। तो यहाँ पर रारेरी दो ही जगह प्रयोग होगा, मेरा मेरे मेरी और तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी। तो संबंध कारक का चिन्ह मेन काके की होता है, राम का, श्याम का, राम और श्याम के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगला शब्द अगर पुल्लिंग आता है तो का, स्त्रीलिंग आता है तो की, जैसे राम का भाई जाता है, अगर बहन हो गया तो राम की बहन का प्रयोग हो जाएगा, का के बदले की चिन्ह। अगर एक्सपेक्टेड पर्सन कोई आ गए, राम डैश पिताजी, तो वहाँ के का प्रयोग होगा, राम के पिताजी। तो संबंध कारक में काके की चिन्ह का प्रयोग होता है, कोई एक का प्रयोग होता है, वो जरूरत के अनुसार लिखा रहता है। 7वां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर, आप दो चिन्ह देख रहे हैं, में और पर। तो किसी चीज में, जैसे कुआं में, तो वहां पर हो जाएगा कूपे, बालके है बालक में, और पेड़ पर, पेड़ के ऊपर होगा, पेड़ में कोई चीज नहीं रहेगा इसलिए पेड़ पर। 8वां है संबोधन। संबोधन का चिन्ह होता है हे, हो, अरे, अजी, भो, ये सब चिन्ह होता है। इसके जगह पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया जाता है। अगर हम सीधे भी बालक लिख के साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कर देंगे तो वो संबोधन हुआ, या हे या हो या अरे बालक, हो बालक, भो बालक, ऐसा लिखा रहे तो हम समझेंगे ये संबोधन है। तो अब हम लोग समझेंगे इसको कैसे अनुवाद में प्रयोग करते हैं, क्या इसका अर्थ होता है, अर्थ में कैसे प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बालक शब्द रूप के माध्यम से हमने समझाया है। बालक अकारांत पुल्लिंग है। दुनिया में जितने भी अ से अंत होने वाले सजीव शब्द हैं, मित्र को छोड़कर, मित्र शब्द रूप नपुंसक लिंग होता है, फल पर चलता है, फलम फले फलानी 2 बार, और तृतीया से फिर वो भी बालके पर चलता है। फल शब्द भी फलम फले फलानी, और तृतीया से फिर बालक पर चलता है, फलेन फलाभ्याम फलई हो जाता है। तो बालक अ से अंत होने वाले दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो सब तृतीया से बालक के अनुसार ही चलेंगे। प्रथमा द्वितीया में ध्यान रखना है कि अगर लिविंग थिंग्स होगा, सजीव होगा, तो उस स्थिति में हम बालक शब्द रूप पर चलाएंगे। हालांकि कुछ शब्द निर्जीव होते हुए भी बालक पर चलता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय विद्यालय विद्यालया चलेगा। मार्ग रहेगा तो मार्गः मार्गौ मार्गाः चलेगा रूप। तो कुछ शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं, मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो एक बात तो जरूर जान लीजिए कि अ से अंत होने वाले सभी शब्द रूप बालक पर ही चलेंगे तृतीया विभक्ति से। प्रथमा द्वितीया में आपको देखना है वही लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। हालांकि कुछ अपवाद में होते हैं कि बालक के अनुसार ही चलेंगे, जैसे पर्वत है, पर्वत में अब पर्वतः पर्वतौ पर्वताः चलेगा। तो वहां पर हम बताते जाएंगे, अनुवाद जब पढ़ाएंगे अनुवाद प्रकरण में आगे, तो आप देखते जाएंगे कि किस प्रकार से कौन शब्द कैसे चलता है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि अ से अंत होने वाले सभी शब्द बालक के अनुसार ही चलेंगे तृतीया विभक्ति से। प्रथमा द्वितीया में केवल हम देख लेंगे कि ज्यादातर लिविंग थिंग्स होगा, वो तो बालक पर ही चलेगा। जैसे अपवाद में वो मित्र को छोड़ दीजिए, उसको छोड़कर, कलत्र होता है उसको छोड़कर, तो अधिकतर शब्द जो है वो चलेंगे आपको बालक के अनुसार, प्रथमा से ही। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अर्थ। सबसे पहले बालक अकारांत पुल्लिंग में लिखा हुआ है विभक्ति। तो विभक्ति और कारक दोनों जो है पर्याय शब्द ही हुआ। अब कारक को नाम के द्वारा जानते हैं और विभक्ति को जो है नंबर से जानते हैं। अब प्रथमा विभक्ति 1 नंबर हुआ, ये 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ भी है। द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति यानी विभक्ति भी 8 होते हैं, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन विभक्ति। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्ता बराबर है प्रथमा, तो जब कर्ता का चिन्ह ने हुआ तो प्रथमा का चिन्ह भी ने हो गया। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अर्थ लगाना है, तो हमने प्रथमा का चिन्ह ने लिया। अब इस ने को यहाँ पर हम एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में अगर लिख कर बोलेंगे तो लड़का ने या एक लड़का ने,
बालकौ मीन्स दो लड़कों ने, बालकाह मीन्स लड़कों ने। अगर संस्कृत से हिंदी लिखना हुआ तो अर्थ आएगा लड़का ने, दो लड़कों ने, लड़कों ने। ने का प्रयोग नहीं होगा तो सीधे लिखा रहेगा लड़का, दो लड़के, अनेक लड़के या सीधे लड़के। द्वितीया में भी वही बात, को का प्रयोग होगा तो लड़का को, दो लड़कों को, लड़कों को, या एक लड़का को, दो लड़कों को, कई लड़कों को। नहीं तो सीधे लिखा रहेगा को का प्रयोग नहीं करके लड़का, दो लड़के, हालांकि दो में फिर प्रयोग हो जाएगा, लड़का, दो लड़कों को, लड़कों को। तो यहाँ पर को का प्रयोग हम करके बोल रहे हैं अभी, लड़का को, दो लड़कों को, लड़कों को। तृतीया है, तृतीया में होता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो इसका अर्थ होगा लड़का से या लड़का के द्वारा, दो लड़कों से या दो लड़कों के द्वारा, लड़कों से या लड़कों के द्वारा। चतुर्थी का प्रयोग जब होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा, यानी हिंदी में अनुवाद मिलेगा तो लिखा रहेगा लड़का के लिए, चाहे दो लड़कों के लिए, चाहे लड़कों के लिए। अब यहाँ पर को चिन्ह भी है तो लड़का को, दो लड़कों को, कई लड़कों को या सीधे लड़कों को। तो दोनों स्थिति में अर्थ लगा सकते हैं, लड़का को या लड़का के लिए, दो लड़कों को या दो लड़कों के लिए, लड़कों को या लड़कों के लिए। यह है उद्धरण चिन्ह। उत्हरण, ऊपर वाला को नीचे हरण किया गया, यानी चुराया गया, ले लिया गया, इसलिए इस चिन्ह को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो ऊपर वाला ही यहाँ होगा, यानी बालकाभ्याम ही होगा। पंचमी विभक्ति में देख रहे हैं से है अलगाव, लड़का से कोई अलग होता है तो लड़का से माता अलग होती है, तब वहां पर पंचमी विभक्ति हो गया। लड़का से, दो लड़कों से, लड़कों से, ये उद्धरण चिन्ह है, यानी बालकाभ्याम हुआ, बालकेभ्यः का बालकेभ्यः ही हुआ। अब है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में आप देख रहे हैं चिन्ह होता है काके की, तो लड़का का या लड़का के या लड़का की। अगला शब्द पर डिपेंड करेगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या रेस्पेक्टेड पर्सन है या बहुवचन है, तो उस स्थिति में काके की का प्रयोग होता है। अब बालकयोः है, बालकयोः का मतलब ही फिर दो लड़कों का, चाहे के चाहे की, लड़कों का चाहे लड़कों के चाहे लड़कों की। तो इस प्रकार से हम लड़कों का रहेगा तो बाल का नाम लिख देंगे, बाल का नाम से हिंदी बनाना होगा तो आंसर होगा लड़कों का। साथ है अधिकरण। अधिकरण कारक में आप लोग देख रहे हैं मेपर चिन्ह है, तो मेपर का चिन्ह का प्रयोग करेंगे सप्तमी विभक्ति में, बालके, लड़का में, दो लड़कों में, लड़कों में, बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में हम देख रहे हैं हे हो अरे, हे हो अरे अजी लगा सकते हैं, तो संबोधन में यहाँ हे लगा हुआ है। हे बालक, यानी प्रथमा विभक्ति में विसर्ग हट के प्रयोग होता है, हे बालक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी ये है आपको संबोधन का चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हे बालकौ, यहाँ भी आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख रहे हैं। हे बालका, यहाँ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो बालकौ बालका प्रथमा विभक्ति से ही यहाँ पर हूबहू लिखा गया, यहाँ के विसर्ग का लास्ट बहुवचन के विसर्ग का लोप नहीं होता है। अब हम लोग इसका अनुवाद में प्रयोग देखेंगे कि कैसे होता है, एक दो अनुवाद अभी देखेंगे और आप लोगों को मैं कुछ अनुवाद बनाने के लिए भी दूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लिखा है एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाने के लिए और एक बनाया हुआ है, तो एक बना हुआ है उसको भी देखेंगे और एक बनाने के लिए दिया गया। लड़का विद्यालय गया। अब यहाँ पर अनुवाद बनाने से पहले आपको पहचानना है कि लड़का के बाद कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जीरो है लड़का के बाद। विद्यालय गया तो यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है, जीरो है, यानी चिन्ह नहीं है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये दोनों में से चार प्रकार का ही आंसर आएगा, या तो लड़का विद्यालय दोनों करता है, या तो दोनों कर्म है, या पहला करता है दूसरा कर्म है, या पहला कर्म है दूसरा करता है। ये चार बात के सिवाय पांचवी आपके मन में नहीं आएगी। जो बच्चे अगर नहीं जानेंगे लड़का विद्यालय गया में पहचान नहीं पाएंगे तो वो चार ही चीज सोच सकते हैं, या तो दोनों करता है, या तो दूसरी बात दोनों कर्म है, तीसरी बात पहला करता है दूसरा कर्म है,
और चौथी बात पहला कर्म है, दूसरा कर्ता है। लेकिन ये 4 बात सोचने से अनुवाद नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक बात ही सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, लड़का विद्यालय गया, तो जो काम करता है वो कर्ता कारक होता है, गया। अब जाने का काम कौन कर रहा है, तो लड़का। तो लड़का है कर्ता कारक, ये काम कर रहा है, इसलिए कर्ता में कौन विभक्ति होती है, तो ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्ता में हमने क्या लिखा, प्रथमा। और जो बच गया वो क्या हुआ, कर्म। तो कर्म में कौन विभक्ति, द्वितीया। तो हमने यहाँ पर द्वितीया लिखा। हम यहाँ पर 1 और 2 लिख करके भी आपको समझा सकते हैं आगे में कि कौन में 1 नंबर है। 1 नंबर का मतलब लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा प्रथमा, 2 नंबर लिखेंगे तो द्वितीया, 3 नंबर लिखेंगे तो तृतीया, 4 लिखेंगे तो चतुर्थी, 5 लिखेंगे तो पंचमी, 6 लिखेंगे तो षष्ठी, 7 लिखेंगे तो सप्तमी, 8 लिखेंगे तो संबोधन। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे आगे। तो लड़का विद्यालय गया, तो यहाँ लड़का में हम कंफर्म हो गए कि ये काम कर रहा है, इसलिए प्रथमा विभक्ति हुआ। कहाँ गया, तो विद्यालय को। में चिन्ह रहने पर भी कारक का स्पेशल रूल होता है कि कालवाची मार्गवाची शब्द में कालाध्वन और अत्यंत संजोगे द्वितीया, एक सूत्र पढ़ाएंगे कारक के स्पेशल रूल में। तो में रहने पर भी हम द्वितीया का प्रयोग करते हैं अगर कोई कहीं जाता हो, कालवाची और मार्गवाची, समय का और रास्ते का बोध कराए। तो यहाँ पर विद्यालय गया तो चिन्ह है ही नहीं, तो हम यहाँ पर मानेंगे क्रिया का फल जो है इस पर पड़ रहा है। कहाँ गया, तो विद्यालय गया। तो यहाँ विद्यालय को हमने द्वितीया विभक्ति यानी ये कर्म कारक हुआ। तो यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं था, ये 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम समझने के लिए लिखे हैं कि 0 2 ही जगह प्रयोग हो सकता है, कर्ता और कर्म में। अगर बाई द वे सेंटेंस वो सही नहीं होता, लेकिन लिखा रहता विद्यालय लड़का गया, तभी जाने का काम लड़का करता है तो लड़का में हम प्रथमा लगाते, और विद्यालय पहले भी लिखा रहता तो हम वहां पर द्वितीया का ही प्रयोग करते। लेकिन सेंटेंस जो होता है पहले कर्ता कर्म करण इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़का विद्यालय गया, तो लड़का में प्रथमा, विद्यालय में द्वितीया, और गया जो है ये आपका क्रिया है, भर्व है। तो इसको हम भी लिख करके आगे से बताएंगे। मैं बताऊंगा आगे से प्रथमा को 1 लिखकर, द्वितीया को 2 लिखकर, और क्रिया होगा तो उसको भी भर्ब लिख देंगे। अब देखिए लड़का का संस्कृत जैसे ही हम लिखेंगे प्रथमा विभक्ति में, तो हम वहां पर 3 शब्द लिखा हुआ देख रहे हैं, बालकः, बालकौ, बालका। अब सवाल उठता है कि हम जान भी लिए कि कर्ता कारक है लड़का, उसके बाद भी विभक्ति वचन निश्चित नहीं है, इसमें 3 है प्रथमा में, बालकः, बालकौ, बालका। तो यहाँ से आपको देखना होगा, अगर 2 लड़के विद्यालय गए रहता तो हम लेते द्विवचन, यानी बालकौ लिखते। ये एक वचन है, द्विवचन है, और ये बहुवचन है। तो लड़के विद्यालय गए रहता तब हम बहुवचन लेते। लड़का विद्यालय गया मतलब एक ही लड़का है, तो मैंने संस्कृत में लिखा बालकः, लड़का का संस्कृत हो गया बालकः। अब विद्यालय कितने हैं, अब 2 विद्यालयों को गए, विद्यालयों को गए रहता तो द्विवचन और बहुवचन। विद्यालय का रूप नॉन लिविंग थिंग्स होते हुए भी जितने भी आलय वाले हैं वो सब बालक पर चलेंगे, चाहे देवालय हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे विद्यालय हो, तो या वाचनालय हो, प्रतीक्षालय हो, सब में लगेगा आलय, आलयौ, आलया। तो यहाँ पर द्वितीया में हमको काम है, तो द्वितीया में भी 3 रूप है, बालकम, बालकौ, बालकान। तो यहाँ पर हम देखते हैं विद्यालय गया तो एक ही विद्यालय है। अगर लड़का 2 विद्यालयों को गया इस प्रकार का सेंटेंस लिखा रहता तब हम द्वितीया में विद्यालयौ लिखते, द्वितीया में विद्यालयौ। और अगर विद्यालयों को गया, एक लड़का ही कई एक विद्यालयों को गया, घूमा, अपना घूमने के दृष्टिकोण से गया या जाने के दृष्टिकोण से गया, तो इस स्थिति में बालकान है तो वहाँ विद्यालयान होता। लेकिन अभी हमने विद्यालयम क्यों लिखा, तो यहाँ द्वितीया में बालक में म हलंत लगा हुआ है, हमने भी विद्यालय लिखकर म हलंत लगा दिया, यानी द्वितीया विभक्ति का तो प्रयोग किया लेकिन एक विद्यालय होने के कारण एक वचन का प्रयोग किया। अब गया है तो कर्ता के अनुसार क्रिया बालकः रहेगा तो अत बालकौ रहेगा, ताम बालकाः रहेगा, अन का प्रयोग होगा, यानी अत ताम अन सूत्र का प्रयोग हम करते हैं कर्ता के अनुसार। तभी बालकः सिंगुलर नंबर है, कर्ता है, तो इसके अनुसार
हमने जो क्रिया का प्रयोग किया वो देख रहे हैं, अत सूत्र लगाया, अ प्लस गच्छ प्लस अत, यानी आंसर बना अगच्छत। तो बालकः विद्यालयम अगच्छत। अगर रहता लड़का विद्यालय जाता है तो लट लकार में गच्छति लिखा जाता बालकः के अनुसार। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अनुवाद को समझा, लड़का विद्यालय गया में किस तरह बना। अब दूसरा आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने दिया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है लड़का विद्यालय से आता है। अब लड़का के बाद कोई चिन्ह नहीं है, जीरो चिन्ह है यहाँ पर, और आता है, आने का काम लड़का कर रहा है, तो इसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। विद्यालय से आता है तो अलग हो रहा है विद्यालय से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलगाव में किस विभक्ति का प्रयोग करना है, पंचमी का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 नंबर, यानी ये आप मन में सोचेंगे, अनुवाद बनाते समय लिखने का जरूरी नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आता है लिखा हुआ है, अब आने का काम, आना, खाना, जाना, ये सब वर्ब है, तो इसको हम भी से दर्शा दिए। अब अनुवाद बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। अब लड़का में प्रथमा विभक्ति लगाना है, तो आप देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति में बालकः बालकौ बालकाः लिखा हुआ है, बालकः बालकौ बालकाः। तो अब इस तीनों में से कौन होगा, तो वहां पर एक लड़का दिया गया है, आप देख रहे हैं लड़का, एक ही लड़का है यहाँ पर, इसलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। विद्यालय भी एक है, तो पंचमी विभक्ति में एक वचन का प्रयोग करेंगे। 2 विद्यालयों से आता है तो द्विवचन का प्रयोग करते, विद्यालयों से आता है तब बहुवचन का। तो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं लड़का में प्रथमा विभक्ति में आंसर लिखेंगे, तो आंसर में से लिखा जाएगा बा ल कह। विद्यालय से, अब विद्यालय से में आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बालकात, अलगाव में बालक लिख के आकार और त हलंत, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यालय लिख देंगे, विद्यालय का संस्कृत विद्यालय ही होता है, और आकार त हलंत जोड़ देंगे, तो आराम से बन गया विद्यालयात। आता है तो आता है में ता है, ते है, ती है, इसलिए आगच्छ में तीतः अंति, तो बालकः सिंगुलर नंबर है, इसलिए ती सूत्र लगेगा। एक वचन है तो एक वचन ही लगेगा। आगच्छ में आप 30 सूत्र लगाएंगे, आगच्छ मीन्स आना होता है, तो आंसर बन गया बालकः विद्यालयात आगच्छति। अब एक और अनुवाद मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। 3 नंबर में है लिखा हुआ, 2 लड़के 2 घरों से 2 विद्यालयों में जाते हैं, 2 विद्यालयों में जाते हैं। इसका अनुवाद आप लोग भी बनाएं, तब तक मैं पहले समझा देता हूं, फिर आप लोग बनाएंगे इसे। अब जाते हैं, ये हो गया आपका वर्ब, जो जाने का काम करता है वो 2 लड़के हैं, यानी इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। 2 घरों से जाते हैं, अलगाव अलग हो रहे हैं, तो पंचमी विभक्ति, और 2 विद्यालयों में चिन्ह के कारण इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम इसका आंसर बनाएंगे। 2 लड़के, अब 2 लड़के हैं तो 2 लड़के और 2 घरों से है, तो घर का संस्कृत गृह होता है। अब गृह का रूप चलता है गृहम गृहे गृहानी, 2 बार फल के समान। पंचमी में काम है तो तृतीया से ही बालक पर ही चलता है, इसलिए हम बालक के अनुसार ही चलाएंगे पंचमी विभक्ति में। 2 विद्यालयों में जाते हैं, अब में चिन्ह है तो सप्तमी विभक्ति में विद्यालय का तो बालक के अनुसार ही चलता है प्रथमा से। तो अब हम देखेंगे कैसे बनेगा अनुवाद, आप लोग भी यहाँ पर ध्यान देंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ऊपर में जो हमने बताया था आप लोगों को, 2 लड़के, अब बालकः के बाद क्या है द्विवचन में, बालकौ, तो हम 2 लड़के का संस्कृत क्या लिख देंगे, जब कोई चिन्ह स्पष्ट नहीं है यहाँ पर लड़का में, 2 लड़के में 0 चिन्ह है, प्रथमा हम समझ गए कि प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर हम लिख दिए आंसर में अब बालकौ। अब लिखा हुआ है 2 घरों से, तो 2 घरों से के लिए हम क्या करेंगे कि ये बालकाभ्याम जो लिखा गया है इसी का प्रयोग करेंगे, द्विवचन का, 2 घर होने के कारण। तो यहाँ पर बालक में आकार भ्याम, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब गृह लिख करके आकार और भ्याम देंगे, गृह लिख के आकार और भ्याम, तो आंसर बना गृहाभ्याम। 2 विद्यालयों में,
अब में चिन्ह है, तो में चिन्ह आप देख रहे हैं, में पर सप्तमी विभक्ति है और 2 विद्यालयों में। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सीधे विद्यालयोह लिख देते हैं, बालकयोह देखकर विद्यालयोह, लेकिन नहीं, यहाँ बालक में योह लगा हुआ है, बालक में योह है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर विद्यालय लिखकर और तब योह जोड़ेंगे, विद्यालयोह। और जाते हैं, जाने का काम जो है कितने कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, तो जाने का काम यहाँ पर 2 बच्चे कर रहे हैं, 2 लड़के, इसलिए गच्छ में 3 नहीं लग के तह लगा, तो आंसर बना गच्छतः। तो आप अनुवाद बनाना यहाँ पर अब बहुत हद तक सीख गए होंगे। मैं 5 अनुवाद आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ, इसे बनाएंगे, फिर अगले वीडियो में मैं इन अनुवादों को समझाऊंगा। तो यहाँ 4 नंबर 3 तक तो अनुवाद मैंने बनवा दिया। 4 नंबर देखेंगे, लड़के घरों से आते हैं। अब ये आते हैं वर्ब हो गया, लड़के में प्रथमा विभक्ति आप लोग लगाएंगे और घरों से लिखा हुआ है, तो ये आते हैं अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब पंचमी का कौन वचन होगा, तो घरों से बहुत घर है, बहुवचन का प्रयोग होगा, और लड़के में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रयोग होगा। लड़के घरों से आते हैं, तो ये सब बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। 5 नंबर अनुवाद दिया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 मित्र विद्यालय में जाते हैं। अब जाते हैं वर्ब है, विद्यालय में चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन विभक्ति का प्रयोग कीजिएगा आप खुद देखेंगे। और 2 मित्र, तो मित्र का रूप फल पर चलेगा, फलम फले, मित्रम मित्रे हो जाएगा, तो मित्रे के अनुसार ही जाते हैं में तह लगेगा। तो इस प्रकार से इसका भी आप अनुवाद बनाएंगे। ये 2 अनुवाद यहाँ पर है। अब मैं 6, 7, 8 6 नंबर में है, शिक्षक कलम से लिखते हैं। शिक्षक कलम से लिखते हैं में लिखते हैं वर्ब है, कलम से माने कलम के द्वारा, और शिक्षक यहाँ पर 0 चिन्ह है, तो ये काम कर रहे हैं। अब किसमें कौन विभक्ति होगा, शिक्षक है ये बालक पर चलेगा, कलम जो है फल पर चलेगा, लेकिन तृतीया में अगर काम होगा या पंचमी में, आप देख रहे हैं कलम के द्वारा, तृतीया में काम हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हम बालक पर ही बैठाएंगे इसको। फिर है पेड़ों से फल गिरते हैं। फल गिरता है मतलब 1 फल, 2 फल गिरते हैं तो 2, फल गिरते हैं मतलब गिरते हैं क्रिया के कारण बहुत फल हो गया, फलम फले फलानी। तो ये गिरते हैं यानी ये करता है। बहुत बच्चे अब यहाँ जान जाते हैं पेड़ों से में गलत करते हैं, इसको कर्ता मान लेते हैं, नहीं, पेड़ों से जो है आपको ये कर्ता नहीं है, ये जो है आपका पंचमी विभक्ति इसमें लगेगा। और ये फल गिरते हैं तो ये कर्ता है और ये क्रिया है, पत धातु का रूप चलेगा। पत मतलब पेड़ का वृक्ष होता है, वृक्ष का रूप चलाएंगे आप पंचमी में बालक पर। ऐसे भी लिविंग थिंग्स है तो प्रथमा से ही बालक पर चलेगा। फल नपुंसक लिंग पर होता है तो ये फलम फले फलानी चलेगा। 8 नंबर में है 2 लड़के कहाँ से आएंगे। अब इसमें 2 लड़के ये काम कर रहे हैं, करता है, कहाँ से, ये तो आपको अव्यय है, यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग पंचमी में नहीं करेंगे, ये अव्यय होता है। आएंगे वर्ब है तो इसको हम कर्ता के अनुसार लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बनाएंगे। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।